तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं हेलो एरीन्स का एक वन शॉट। और ये वन शॉट होगा 1.5x स्पीड के साथ। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा एकदम सीट की पेटी की सीट बेल्ट बांध लें और एकदम से हम लोग टेकअप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हेलो एरीन्स क्या होते हैं? जब हेलोजन डायरेक्ट जुड़ता है बेंजीन से, इसे हेलो एरीन्स कहा जाता है। ये हेलो एरीन्स होते हैं, इन्हें हेलो एरीन्स कहा जाता है। यहाँ पर क्या वैरायटी है मेरे पास? वैरायटी है मेरे पास, यहाँ पर लग सकता है F तो होगा फ्लोरोबेंजीन, अगर लग जाए Cl तो होगा क्लोरोबेंजीन, Br तो ब्रोमोबेंजीन, और अगर आयोडीन लग जाए तो होगा आयोडोबेंजीन। तो ये 4 ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर। एक बात बता देता हूं, बच्चे हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और बेंजीन के इस पार्ट को कई बार हम लोग ऐसे ना लिखकर PHF भी लिख सकते हैं। ये भी फ्लोरोबेंजीन ही है। और इसको फिनाइल ना कहकर फिनाइल है, दरअसल ये फिनाइल का मतलब है बेंजीन पर एक वैलेंसी खाली, और इसको हम लोग C6H5 भी बोल सकते हैं। तो और इसको बोल सकते हैं C6H5F। तो बच्चों ये भी फ्लोरोबेंजीन है, ये भी फ्लोरोबेंजीन है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हेलो एरीन्स का मतलब हेलो फ्लोरो, और एरीन यहाँ पर हेलो मतलब हेलोजन है जो एक्स से डिनोट करता है, और एरीन यहाँ पर दरअसल हमारे पास बेंजीन है। वैसे तो एरीन्स बहुत सारे हो सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, बट हमारे पास सिलेबस में सिलेक्टिवली बेंजीन है। तो हम कह सकते हैं हेलो एरीन्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हेलो बेंजीन ओनली। वैसे और भी एरीन सिस्टम है, जैसे हेलो नेफ्थलीन हो सकता है, हेलो एंथ्रासीन हो सकता है, बट हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे एरीन मतलब बेंजीन से। तो हेलो एरीन्स मतलब हेलो बेंजीन, और इनका नाम मैंने आपको बता दिया, IUPAC नाम भी बता दिया, फ्लोरो बेंजीन और फिनाइल फ्लोराइड, ये इनका IUPAC नाम है ये, और ये इसका कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम। इसको अराइल हैलाइड भी कहा जाता है, कॉमनली ऑल्सो नोन एज, कॉमन इनका नाम अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड भी कहा जाता है। अराइल हैलाइड वहीं से नाम आया है, चेक कर सकते हैं आप। फिनाइल है यहाँ पर अराइल, और हैलाइड कौन है? F, तो फ्लोरीन। तो यहाँ पर फिनाइल क्लोराइड भी हो सकता था, फिनाइल ब्रोमाइड भी हो सकता था, फिनाइल आयोडाइड भी हो सकता था। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, एक और जरूर मैं बात बताता हूँ, यहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, यार C6H5 का मतलब है बेंजीन की कोई एक वैलेंसी खाली, कोई भी हो सकती है। यहाँ पर हैलोजन लग जाता है, कोई भी एक वैलेंसी खाली हो सकती है। मैं जब C6H4 बोलता हूँ ना यार, तो इसका मतलब बेंजीन के यहाँ पर एक दो वैलेंसी खाली होती है, क्योंकि दरअसल C6H6 होता है बेंजीन, और जब मैं एक एक हाइड्रोजन कम करता रहता हूँ, जैसे इधर एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो एक वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ पर कुछ भी लग सकता है। यहाँ पर मैंने 2 हाइड्रोजन कम कर दिया तो C6H4, हम लोग इसको कैसे साई करते हैं? 2 वैलेंसी खाली है। तो ये है OC6H4 मतलब ऑर्थो C6H4। पर अगर मैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट से ऐसे कर दूं तो ये आ जाता है मेटा C6H4, और अगर मैं इनको ऐसे कर देता हूं तो ये हो जाता है पैरा C6H4। तो अगर कल को कोई कंपाउंड ऐसा आ जाए कि Cl C6H4 फिर आयोडीन पैरा, अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए और कहा जाए कि आप इसका नाम तो बताइए, तो आप पहले तो C6H4 देखते ही समझ जाएंगे कि C6H4 मतलब बेंजीन है जिसकी 2 वैलेंसीज खाली हैं। यहाँ पर ऊपर है Cl और यहाँ पर है आयोडीन, यहाँ पर है आयोडीन, तो ये चीज बन गई। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? आप लोग अल्फाबेटिकल यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे। क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, आयोडीन स्टार्ट्स फ्रॉम I, तो therefore we are giving preference to iodine। तो ये 1 कार्बन है, ये 2, ये 3rd कार्बन और ये 4, तो इसका नाम हो गया 1 पे क्लोरो, 1 क्लोरो
एंड 4 पर आयोडो, 4 आयोडो, और आखिरी में लगेगा बेंजीन, आखिर में लगेगा बेंजीन। तो इट विल बी 1 क्लोरो 4 आयोडो बेंजीन, ये इसका नाम बन जाएगा। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई है, बहुत सिंपल बेसिक बात बता रहा हूँ। इसके बाद शुरू कर देते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये मैंने आईयूपीएसी बताया है। हर फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने के 4 भाग हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं उसका आईयूपीएसी, और दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं उसका एमओपी, मतलब कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। और तीसरे नंबर पर पढ़ा जाता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती है तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर पढ़ा जाता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसी तरह से जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा बताया, मैं अब झट से चला जाऊंगा एमओपीज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर। ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ने का सबसे इजी तरीका यही होता है, इन 4 भागों में पढ़ा जाता है। तो आइए शुरू कर देते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कैसे बनाया जाता है हेलो एरीन्स को, कैसे बना सकते हैं आपको। तो इसको बनाने का तरीका नंबर 1 है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मतलब बेंजीन से कैसे बनाया जाता है बेसिकली, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम बेंजीन, या बेंजीन को हम लोग एरोमेटिक बेंजीन वाले हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, इनसे कैसे बनाया जाता है आइए देखते हैं। एरोमेटिक बेंजीन से कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले इनका डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन मतलब सीधे हैलोजन लगा दो भाई, सीधे हैलोजन लगाओ, किसी चीज की चिंता मत करो, सीधे हैलोजन लगा दो, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। अब ये डायरेक्ट हैलोजिनेशन कैसे होता है मैं आपको बताऊं। जैसे कि बेंजीन लिया हमने, इस बेंजीन पर Cl2 डाला, और Cl2 डायरेक्ट नहीं लगता। फटाफट से एक बार अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। हम हमेशा बात करते हैं अपने फंडामेंटल्स के, हमारे कितने स्ट्रॉन्ग है ये ऑर्गेनिक के फंडामेंटल्स। दरअसल बेंजीन ये होता है जिसमें हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि हर एक कार्बन जो होता है यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन, और डबल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन का मतलब है हाइड्रोजन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब कोई भी हाइड्रोजन यहाँ से लीव करता है, यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन जाता है, कोई भी हाइड्रोजन जाता है, तो पॉजिटिव जा रहा है तो उसकी जगह पॉजिटिव ही अटैक करेगा। इसका मतलब कोई दूसरा ही इलेक्ट्रोफाइल एंटर करेगा। जब ये जाएगा तो कोई दूसरा पॉजिटिव ही आएगा। इस बात को आप समझ लीजिए, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन जा रहा है तो उसकी जगह कोई दूसरा ही पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव अटैक करेगा, आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो दरअसल ये हुआ ESR, या फिर एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन पे होता है तो हम एरोमेटिक SE, ठीक है। SE का मतलब हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बेंजीन का एरोमेटिक SE हुआ। एरोमेटिक SE मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो भाई मैं थोड़ा सा बेंजीन को ऊपर बना लूं ताकि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो जाए। ये रहा, मैंने बेंजीन बना दिया, ये इसके अंदर Cl2 डाल रहा हूं मैं। और याद रखना एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए यहाँ पर बेंजीन का एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए नॉर्मल क्लोरीन डालूंगा तो नई बात बनेगी। याद रखना यहाँ पर एक एजेंट चाहिए जो ये काम करवाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर चाहिए। क्यों? फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग बनाइए फटाफट से। ये जो क्लोरीन टूटेगा, ये क्लोरीन को ऐसे टूटना चाहिए जिसमें क्लोरीन बिल्कुल बीचों बीच टूटेगा। अगर ये क्लोरीन बीचों बीच टूटेगा तो क्लोरीन और क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, मतलब फ्री रेडिकल जनरेट होगा यहाँ पर। और मैं बात कर रहा हूं किसकी? इलेक्ट्रोफाइल की। अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्लोरीन को ऐसे नहीं टूटने दे सकते भाई, अगर ऐसे टूटेगा तो काम हो जाएगा बेकार।
हमें क्लोरीन को कैसे तोड़ना है, हमें क्लोरीन को तोड़ना है क्लोरीन प्लस और क्लोरीन माइनस। हम इसको तोड़ेंगे क्लोरीन प्लस और क्लोरीन माइनस में। ये क्लोरीन प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो ये रिएक्शन करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे बॉस, क्या करेंगे, ऐसे नहीं टूटेगा क्लोरीन अपने आप Cl प्लस और Cl माइनस में, उसको तोड़वाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्पेशल एजेंट डालेंगे। उस रॉ एजेंट का काम होगा क्लोरीन को Cl प्लस और Cl माइनस में तोड़ना। और वो कौन होगा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वो हो सकता है FeCl3, FeCl3 और AlCl3। इन दोनों का काम यही है, इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। मतलब Cl को Cl अपनी मनपसंद तरीके से ऐसे टूटना चाहता है Cl प्लस Cl माइनस, बट ये कहेंगे नहीं भाई तुम ऐसे नहीं टूटोगे, ये रिएक्शन करवानी है तो कंपलसरी है तुम प्लस और माइनस में टूटोगे, और प्लस और माइनस में टूटने के लिए कंपलसरी है कि कैसे टूटना है, Cl प्लस और Cl माइनस में। अब ये Cl प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा तो बेंजीन का यहाँ वाला हाइड्रोजन चला जाएगा और उस हाइड्रोजन की जगह बच्चों आ जाएगा एक क्लोरीन, ठीक है। तो ये हुआ शॉर्ट में रिएक्शन। एक बार शॉर्ट में साफ साफ बताता हूं यार पीछे क्या हुआ। इसका मतलब जब आप बेंजीन में डालोगे बच्चों Cl2 in the presence of FeCl3 या फिर Cl2 in the presence of AlCl3, तो भाई मैं आपको बता दूं इधर लग जाएगा क्लोरीन, ठीक है। ये हुआ डायरेक्ट हैलोजिनेशन, बेंजीन पे डायरेक्ट हैलोजन लग गया। अगर आप चाहते हैं यहां पर ब्रोमीन लगाना तो Br2 डालिए, किसके प्रेजेंस में, FeBr3, जैसे FeCl3 था Cl2 के लिए, FeBr3 Br के लिए होगा। इसी तरह से Br2 डाल सकते हैं AlBr3 की प्रेजेंस में भी। देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व कि आपके पास लग गया है एक ब्रोमीन, ठीक है। आप क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक निकलेगा HCl और यहाँ निकलेगा एक HBr, क्योंकि दो ब्रोमीन थे ना, ब्रोमीन दो थे, एक लग गया और दूसरा उस हाइड्रोजन के साथ चला गया, ठीक है। ऊपर भी ऐसे दो क्लोरीन थे, तो दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन बेंजीन पे लग गया, एक क्लोरीन आसानी से निकल गया। मैं फंडामेंटल्स पे जोर कर रहा हूँ, मैं ये क्लास ऐसे नहीं है कि एकदम से बता रहा हूँ। देखो कितनी सारी चीजें बताई, बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे ना, ये सारी चीजें क्लास 11th के ऑर्गेनिक में से थी। मुझे यहाँ पर बताना ही नहीं था इतने डिटेल में, फिर भी मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग जानिए ताकि अवेयर हो, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो कि अगर मैं बेंजीन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर रहा हूँ, रैंडमली हैलोजन डालने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हैलोजन टूटेगा फ्री रेडिकल्स में और बेंजीन में रिएक्शन नहीं होगी। ये बात याद कर लीजिए, बेंजीन में अगर कोई सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करनी है तो वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ही होगा, ये कंपलसरी है बेंजीन में। और अगर मैं ये रिएक्शन की बात करता हूं तो यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल होना जरूरी है, जो इलेक्ट्रोफाइल दरअसल सब्सटीट्यूट करेगा, इस हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके खुद लग जाएगा। ये रिएक्शन करवानी है, तो इस रिएक्शन के लिए जरूरी है हमने एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर FeCl3 या फिर AlCl3 डाला। तो ये रिएक्शन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो ये एक तरीका खत्म हुआ। अगर इसी तरह से मान लीजिए आप में से कोई कह रहा है सर अगर बेंजीन पे पहले से कोई कुछ लगा हुआ है, जैसे CH3 लगा हुआ है और फिर मैंने Cl2 डाल दिया और FeCl3 डाल दिया, तो क्या होगा सर? तो कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि ये वाला ग्रुप एक कैसा डायरेक्टिव ग्रुप है, ये वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होने की वजह से ये यही लगा रहेगा, एक क्लोरीन ऑर्थो पे अटैक करेगा एक बारी में और दूसरी बारी में ये पैरा पर अटैक करेगा। तो आप लोगों को ध्यान करने वाली बात है, ये FeCl3 काम यही करता है कि हैलोजन को डायरेक्ट बेंजीन पे लगाता है। ये FeCl3 का काम है, ये FeCl3 का काम है कि हैलोजन डायरेक्ट लग जाए, कहां पर जाकर, बेंजीन पे लाकर। ये हुआ डायरेक्ट हैलोजिनेशन। अगली बात है, यहां पर ऐसे फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं बनाए जा सकते डायरेक्ट, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्शन वायलेंट होती है, आयोडीन की रिएक्शन स्लो होती है। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन is not
carried out due to its violent nature, और डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं किया जाता, is not carried out due to its very slow and reversible nature, due to its very slow and reversible nature. ठीक है, इन बातों को भी हमने कर लिया. अच्छा, क्या होगा बी. अगर मैं, पहला क्या था, ध्यान से करिए, बेंजीन से बनाने का तरीका था, एक डायरेक्ट हैलोजिनेशन था. डायरेक्ट हैलोजिनेशन होगा बेंजीन से, डायरेक्ट हैलोजिनेशन हमने बता लिया. अब बी क्या है? बी है साइड चेन हैलोजिनेशन. साइड चेन हैलोजिनेशन, इसका मतलब क्या है? बने रहिए हमारे साथ. इसका मतलब है बेंजाइलिक हैलोजिनेशन. बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, वाह, वेरी गुड. बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, इसमें क्या होता है? अब देखिए कमाल, केमिस्ट्री में यही तो कमाल है यार. ये नहीं तो फंडामेंटल्स कहते हैं किसी बच्चे के कितने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग. अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर मैं इसमें डाल दूं, ध्यान से, अगर मैं इसमें डाल दूं Cl2 in the presence of FeCl3, तो भाई FeCl3 क्या करेगा? FeCl3 क्लोरीन को डायरेक्ट बेंजीन पे अटैक करवा देगा. बेंजीन पे अटैक करवा देगा ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर. नाउ द कहानी में ट्विस्ट इज दिस माय डियर, अगर तुमने इसमें FeCl3 डाला ही नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा, बेंजीन डायरेक्ट नहीं लग पाएगा बेंजीन पर. हैलोजन डायरेक्ट एक्सेस खत्म हो जाएगा डायरेक्ट बेंजीन पे लगने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट बेंजीन पे लगने के लिए उसे बेंजीन के किसी एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा. बेंजीन के किसी एक हाइड्रोजन को हटाने का मतलब है एक पॉजिटिव हटाना. एक पॉजिटिव हटाने का मतलब है एक पॉजिटिव को लाना, एक इलेक्ट्रोफाइल को लाना, और इलेक्ट्रोफाइल को लाने का मतलब है FeCl3 की जरूरत, क्योंकि FeCl3 ही तो है वो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा. अब हमने डायरेक्ट एक्सेस काट दिया, इसके बदले मैं इसे हीट कर रहा हूं 383 केल्विन पर, या फिर सनलाइट दे रहा हूं, तो डायरेक्ट हैलोजन नहीं लगेगा और बेंजीन पर बेंजीन अटैक करेगा, सॉरी, हैलोजन अटैक करेगा बेंजीन के साइड चेन पर. आई रिपीट, अगर बेंजीन पे डायरेक्ट अटैक करता, कब? जब FeCl3 होता. पर अगर FeCl3 नहीं, उसका डायरेक्ट एक्सेस कट गया है, वो बेंजीन के साइड चेन पर अटैक करेगा. साइड चेन बोले तो जो बेंजीन के पास कार्बन जुड़ा हुआ है उस पे अटैक करेगा भाई साहब, और ये बन गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड. बेंजाइलिक हैलाइड जो एक तरह का एलाइल भी है. क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें इस बेंजाइलिक हैलाइड को, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन है उसे एलाइल भी कहते हैं. तो बेंजाइलिक कह दो या एलाइलिक कह दो. अगर ये रिएक्शन फिर से हो जाएगी तो फिर से होकर एक और क्लोरीन लग जाएगा, CHCl2 हो जाएगा. अगर ये रिएक्शन फिर से हो गई तो ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक बेसिकली उसके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए, तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है. इसके बाद नहीं होगा, और क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन अब बचा ही नहीं इसके लिए रिएक्शन के लिए. ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात हमने कही, बहुत अच्छी बात बताई. ठीक है, एक और अच्छी बात मैं बताना चाहता हूं. जब आज बात चली रही है फंडामेंटल्स की स्ट्रॉन्ग करने की, तो इसका नाम क्या होगा? अच्छा, इनका नाम क्या होगा? IUPAC नाम. IUPAC नाम, व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस स्पीशीज? वैसे तो इसका नाम मैं बता दूं, बेंजाइलिक हैलाइड है, बहुत फेमस है बेंजाइलिक क्लोराइड, वेरी फेमस कंपाउंड. बट यू नो व्हाट अबाउट इट्स IUPAC फंडामेंटलिस्टिक नेम? तो उस हिसाब से हम देखेंगे. आपको मैं बताऊं, यहाँ पर दो चीजें हैं. यहाँ पर दो चीजें कौन है? एक बेंजीन है और एक साइड चेन है. तो हम किसको मेन मानेंगे? इसको मेन मानेंगे या बेंजीन को मेन मानेंगे? तो नियम ये कहता है, फंडामेंटल्स ये कहते हैं, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप जिस पे जुड़ा हुआ है वो पार्ट मेन पार्ट है. तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ओपन चेन पे, कार्बन पे, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका मेन पार्ट. इसका मतलब ये क्लोरोमीथेन है.
क्लोरोमीथेन के साथ बेंजीन साइड चेन में शिफ्ट हो गया, और बेंजीन को साइड चेन में बच्चों बोला जाता है फिनाइल। एक ही कार्बन है तो हम इसे बोल सकते हैं 1 पर फिनाइल है। फिनाइल स्टार्ट्स विद P and chlorine starts with Cl. So obviously we will refer as 1 chloro 1 फिनाइल मीथेन, एक कार्बन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपको कितना समझ में आया। अगर भैया दूसरे वाले की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, तो इसका नाम क्या होगा? CH, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl। तो ऑब्वियसली यार इसका IUPAC नाम तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि मैंने पहले वाले का बता दिया। तो 1,1 डाई क्लोरो, और उसके बाद 1 पर ही है आपका फिनाइल, और फिर आखिर में आएगा मीथेन। और मैं अगर तीसरे वाले की बात बताऊं, तो तीसरे वाले में 1,1,1 ट्राई क्लोरो हो जाएगा, उसमें डाई क्लोरो की जगह ट्राई क्लोरो हो जाएगा, और फिर इसके हिसाब से 1 फिनाइल मीथेन। तो ये काम चलता रहता है इस तरह से, ये काम रुकता नहीं है। यहाँ पर साइड चेन हैलोजिनेशन फ्री रेडिकल रिएक्शन है, चलता रहता है। जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है वो चलता रहता है, रुकता नहीं है। ये सी पार्ट करते हैं इसका। ये पार्ट था डायरेक्ट हैलोजिनेशन, चेक करिए। ए पार्ट था डायरेक्ट हैलोजिनेशन, बी पार्ट है साइड चेन हैलोजिनेशन। मतलब हमने ऑफर किया कि चलो भाई हैलोजन तुम डायरेक्ट बेंजीन पे नहीं लगोगे, ठीक है ना। वो कह रहा भैया डायरेक्ट बेंजीन पे तो तब लगूंगा जब मुझे तुम एक्सेस दोगे डायरेक्ट बेंजीन पे लगने का। और डायरेक्ट बेंजीन पे लगने का एक्सेस कब है? जब तुम FeCl3 डालोगे। FeCl3 क्या है? मैंने पीछे लिख दिया है। FeCl3 है हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर, जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल, और उसको हम ल्यूइस एसिड भी बोलते हैं, ल्यूइस एसिड भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये ल्यूइस एसिड ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है। तो अगर ल्यूइस एसिड नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर नहीं है, इसका मतलब हैलोजन का डायरेक्ट एक्सेस कट गया है। तो वो कहां जाएगा? वो साइड चेन पे जाएगा। ठीक है, चलो भैया सी पे जाते हैं। सी है फ्रॉम एनिलीन, और ये रहा आज का बच्चों पहला डबल स्टार रिएक्शन। डबल स्टार रिएक्शन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले एनिलीन से डायरेक्ट नहीं बनता। एनिलीन इज व्हाट? बेंजीन पे जब NH2 रहता है उसे हम एनिलीन कहते हैं। और एनिलीन में अगर मैं दो चीजें डाल दूं, NaNO2 और HCl, ये दोनों, NaNO2 का नाम क्या है? सोडियम नाइट्राइट है इसका नाम, और HCl का नाम तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लोग जानते ही हैं। आइस कूल टेम्परेचर पर ये लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस का आइस कूल टेम्परेचर लिया जाता है। अगर ये आइस कूल टेम्परेचर लिया जाए बच्चों, तो ये दोनों मिलकर एक एसिड बनाते हैं टेम्पररी, इन सिटू, इन सिचुएशन एक एसिड बनाते हैं। वो एसिड है HNO2। HNO2 ऐसे भी लिखा जा सकता है HONO। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये है नाइट्रिक एसिड का छोटा भाई नाइट्रस एसिड। और इसी के साथ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर किसी के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं कोई एलिमेंट के, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके नाम के पीछे आता है अस, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के पीछे आता है एक। तो अगर मैं HNO2 की बात करूं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इसलिए नाइट्रस एसिड। और अगर मैं HNO3 की बात करूं, तो वहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +5 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, उस केस में उसका नाम होगा नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रस एसिड हुआ, उसका छोटा नाम, छोटा भाई। और ये दोनों मिलकर बच्चों आपस में बना देते हैं, ये दोनों मिलकर आपस में बनाते हैं कंपाउंड N2+Cl-। नाउ दिस कंपाउंड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। इसका नाम है BDC, और ये अपने आप में बड़ी ख्याति प्राप्त आइटम है, अपने आप में बहुत ख्याति प्राप्त आइटम है। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो दरअसल हम बात कर रहे हैं हेलोएरिन्स बनाने की। तो हेलोएरिन्स डायरेक्ट नहीं बनता एनिलीन से, पहले एनिलीन को BDC में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर BDC से हम लोग हेलोएरिन बनाते हैं। ठीक है, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हेलोएरिन डायरेक्ट नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है जैसे पहले हम लोगों के पास था, अपन के पास एनिलीन बच्चों, इसमें मैंने डाल दिया, सीधे लिख दो HNO2, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, आप NaNO2 + HCl at 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस लिखिए। इन दोनों से मिलकर बनेगा बच्चों N2+Cl BDC। ये था एनिलीन। , , , , , , , 2 + Cl - BDC। ये था एनिलीन। , no, BDC बनेगा। बेटा की হচ্ছে?
गंदगी, एनिलीन बनेगा, एनिलीन से बीडीसी बनेगा। अब इस बीडीसी से हम लोग कैसे बनाएंगे, इस बीडीसी से हम कैसे बनाएंगे क्या, हेलोएरिन। आइए देखते हैं, एक एक करके करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी नेम रिएक्शंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस बीडीसी में डाल दूं CuCl2 प्लस HCl, तो हेलोजिनेशन कौन सा होगा, मतलब ये N2Cl माइनस हट जाएगा और उसकी जगह सिर्फ क्लोरीन लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो दरअसल ये रिएक्शन कैसे होती है अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये Cu2 का नाम है क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। और ये है कैटलिस्ट रिएक्शन का, ठीक है, ये लर्न करना पड़ेगा तुम्हें। कैटलिस्ट है, काम तो HCl करता है, कैसे, ये H प्लस इस Cl माइनस के साथ HCl बना देता है, लो जी HCl बन गया। जैसे ये Cl माइनस यहाँ से जाता है, ये N2 गैस भी फुर हो जाता है, N2 गैस भी फुर हो गया। अब बचा बेंजीन अकेला और यहाँ का Cl माइनस बेंजीन के ऊपर लग जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन कैरी होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन को एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने करके बताया था। मैं उसका नाम बोल रहा हूं, उनका नाम है सैंडमेयर साहब। सैंडमेयर साहब की बहुप्रचलित ये रिएक्शन है। अगर आप ब्रोमीन बनाना चाहते हैं बच्चों, तो हमें कुछ नहीं करना, Cu2Br2 ले लेना है और HBr डाल देना है, तो यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, ब्रोमीन बन जाएगा और यहाँ पर HCl ही निकलेगा और N2 ही निकलेगा। आप देख सकते हैं ये वाला H इस Cl के साथ HCl निकल जाएगा, यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी, Br माइनस अटैक कर देगा, Br माइनस बन जाएगा। इसके अलावा इन दोनों रिएक्शनों को हम इन दोनों रिएक्शनों को हम क्या कहते हैं बच्चों, सैंडमेयर रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शनों को स्पेसिफिकली हम लोग कहते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। এত ভালো একটা জিনিস পাবো আঁকার জন্য, এত সুন্দর, এটা এত সুন্দর বানাও, माशाल्लाह, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का सैंडमेयर रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाऊं, मैं CuBr2 की जगह एक दूसरा कॉपर का ही कैटलिस्ट लाऊं, कॉपर पाउडर, और HCl नॉर्मल डालूं, मतलब पहले वाले रिएक्शन की कॉपी है जनाब ये, बस Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड की जगह कॉपर पाउडर आ गया, HCl है। बाकी रिएक्शन एज इट इज कॉपी कर दो, कॉपी पेस्ट है। पर इस रिएक्शन को करवाने वाले एक दूसरे साहब थे, उनका नाम था गेटरमैन, तो इसलिए ये रिएक्शन कहलाती है उनके नाम से, गेटरमैन रिएक्शन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो एक बार अच्छी तरह से, गेटरमैन रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। Cu कॉपर पाउडर डाल दिया था इन्होंने, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं Ki डाल देता हूँ, Ki पोटेशियम आयोडाइड अगर मैं डाल देता हूँ, तो होता क्या है, ये Cl माइनस के साथ चला जाता है K प्लस, Ki बन जाता है, वहां से N2 गैस अलग निकल जाती है और आयोडीन लग जाता है। इसका मतलब भैया आयोडीन अगर बेंजीन पे लग गया तो आयोडो बेंजीन होगा। याद करिए मैंने पीछे बताया था आयोडो बेंजीन डायरेक्ट हैलोजिनेशन से नहीं बन सकता। तो अगर आपको कोई बोले कि कैसे बन सकता है, आप Ki के रिएक्शन से बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या निकल गया, KCl निकल गया और N2 गैस निकल गया। ऐसे बोला जाता है, ये भी सैंडमेयर साहब ने ही करा था, तो इसलिए हम इसको भी सैंडमेयर्स रिएक्शन कहते हैं। बट अगर एग्जाम में सैंडमेयर रिएक्शन लिखने को आए तो बच्चों आप लोग इन दोनों रिएक्शनों को एज इट इज कॉपी करके लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम में लिखेंगे। एक और बात, अगर मैं यहाँ पर भाई साहब HbF4 का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे ये भी बताया था अगर मैं डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं कर सकता तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन भी नहीं कर सकता, तो फ्लोरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर HbF4 डाला है, यहाँ पर HbF4 डाला। तो HbF4 जब डाला जाता है NaNO2 की प्रेजेंस में, या ना डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो HbF4 डालने से हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से सुनो भाई। हुआ यूं कि ये H प्लस इस Cl माइनस के साथ निकल गया HCl और यहाँ से N2 गैस निकल गई, फुर हो गई। तो बेंजीन के ऊपर बच गया BF4, ये पूरा BF4 लग जाएगा। ये BF4 बहुत बल्की ग्रुप है, अनस्टेबल है, इसमें से निकल जाएगा BF3। अगर इसमें से BF3 निकल गया तो आप समझदार है, आप जानते हैं अगर BF3 निकल गया तो बचेगा सिर्फ एक फ्लोरीन और उसके साथ BF3, और HCl और N2 तो पहले ही निकल चुके थे। भैया ये रिएक्शन कौन सी है, इस रिएक्शन का नाम है बेल्स
शाइमन रिएक्शन, इसको कहते हैं बेल्स शाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पर इसको डील कर दी है मेथड। एक्सक्यूज मी। यस, बैक टू द टॉपिक। हम लोगों ने ये सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को कर लिया भैया डील। ठीक है, अब मैं आता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एज सच कुछ नहीं है बेंजीन के, हेलोएरिन की, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, किनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है बच्चों, अगर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है हेलोएल्केन की, तो यहाँ पर उनको अलग से डील करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ अलग यहाँ पर खास नहीं है। तो सीधे चलते हैं हमारे मेन फैक्टर पर। इसका मतलब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन, जिसमें हमारा सीधे ठीकरा फूटेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन सॉरी। तो जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, आप शायद आप लोगों को याद है, अगर नहीं याद है तो प्लीज, मैंने आपको बताया मैं लिंक शेयर कर दूंगा। किसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं? हेलोएल्केन के वन शॉट का। तो उसमें आप देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज जब उधर बताई गई थी, तो मैंने आपको कहा था मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोएल्केन की क्या होती है, एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो होती है SN1 और SN2 दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है मेनली हेलोएल्केन की। तो होता क्या है, मैं आपको छोटा सा ब्रीफो देता हूं। यहाँ पर होता क्या है, ये हेलोएल्केन्स होते हैं अपन के, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हेलोएल्केन में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, तो ये अटैक करता है तो बन जाता है RNU के साथ और X माइनस निकल जाता है। ये बहुत आसान हुआ। ठीक है, अब हेलोएरिन की बात करता हूं, तो हेलोएरिन पे मैंने ऐसे ही सोचा कि ऐसा ही करना है भैया। ठीक है, और मैंने सोचा कि ऐसा ही करेंगे, तो ये अटैक करेगा X माइनस और ये कार्बन प्लस, बिल्कुल सही, ये इस पे अटैक करेगा और बन जाएगा इधर NU और निकल जाएगा X माइनस। तो भैया मेरे सारे सपने रह गए धरे के धरे, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं हो रही। इसका मतलब हेलोएरिन्स एसएन रिएक्शन नहीं दिखा रहे नॉर्मल मोड में। नॉर्मल मोड मतलब आमतौर पे जनरली ये रिएक्शन दिखाते ही नहीं है। मैं यहाँ पे पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। टॉपिक है, हम शुरू कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स, हम शुरू कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान से सुनते रहिए। तो मैंने क्या बताया, जैसे हेलोएल्केन्स लार्जली क्या शो करते हैं, हेलोएल्केन लार्जली शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड देख रहे हैं आप, ये वाला बॉन्ड, किस किस के बीच में बॉन्ड, बेंजीन और हैलोजन का बॉन्ड, ये बॉन्ड अनोखा रिश्ता है। ये बॉन्ड बड़ा अनोखा रिश्ता है। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड एक्चुअली में टूटता ही नहीं है यार, इतना हल्का मत समझो। ऊपर वाला बॉन्ड आसानी से टूट गया था, ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। ये R+ बनाता है, तुम्हें पता है, कार्बोकैटायन बनाता है, आराम से टूट जाएगा। बट जब मैं बात करता हूँ ना यार ये वाले बॉन्ड की, तो यार ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है, ये वाला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड है। तब सवाल आता है ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं टूटता? इसके 3 कारण झट से बता देता हूं, इसके 3 कारण कि ये बॉन्ड नहीं टूटता। नॉट डिसोसिएबल बॉन्ड, नॉन डिसोसिएबल बॉन्ड, यस दिस इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, नॉन डिसोसिएबल बॉन्ड ड्यू टू, पहला कारण, ये एक लेस पोलर बॉन्ड है, बहुत कम पोलैरिटी वाला बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हैलोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों बॉन्ड को खींच रहे हैं, वो भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। आमतौर पर क्या होता है, RX में हैलोजन खींच रहा है, उसके ऊपर नेगेटिव और उसके ऊपर पॉजिटिव भरमार आ जाती है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। यहां पर कौन है, बेंजीन है। बेंजीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेंजीन का जो कार्बन है ना, वो sp2 कार्बन है बच्चों, याद करिए, sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, वो भी बॉन्ड को खींच रहा है, ये भी बॉन्ड को खींच रहा है। भैया ऐसे थोड़ी होता है। तो इसका मतलब इस बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत कम है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बहुत कम है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। दूसरा वाला है, दूसरा कारण है कि इसमें एक पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के चलते यहां पर एक और बॉन्ड आ जाता है, इसे हम कहते हैं पार्शियल डबल
बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तीसरा कारण बॉन्ड के ना टूटने का तीसरा कारण क्या भैया, अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा ना तो पता है क्या मिलेगा, जैसे ये मिलेगा, ये है फिनाइल कार्बोकैटायन, ये मौत का सौदा है, मौत का सामान है, बहुत ही हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तो मैं इधर लिख देता हूं, इट फॉर्म्स अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकैटायन, इसलिए टूटता ही। तो याद कर लो ये तीन बातें जिसकी वजह से ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता, और अगर ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल की एंट्री नहीं होगी यार आसानी से, तो न्यूक्लियोफाइल एंटर नहीं करेगा तो पुराना न्यूक्लियोफाइल जा नहीं रहा तो नया न्यूक्लियोफाइल आगे से जाएगा। ये बहुत बड़ी क्लियर बात आ गई हमारी यहाँ पर कि भाई यहाँ पर नॉर्मल जो हमने अभी पीछे देखे हैं ना हेलो एल्केन की रिएक्शन, क्या इसमें कुछ और डाल दो, मान लो KCN डाल दो और सोच रहे हो कि X माइनस K प्लस के साथ निकल जाएगा और CN माइनस अटैक कर देगा, तो भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सारे सपने आपके धरे के धरे रह गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता। तो मैं यहाँ पर नोट लिख देता हूं, नोट फटाफट से कि हेलो एल्केन्स मोस्टली शोज SN reaction but haloarenes do not undergo SN reaction due to वही तीन कारण वापस एक बार लिख रहा हूं ताकि आपको लर्न हो जाए, मेरे साथ साथ दोहराएंगे अपने मन में। लेस पोलर बॉन्ड, क्योंकि वो बॉन्ड बहुत वीक कम पोलर है। दूसरा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। और तीसरा, अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकैटायन बनाता है जिसकी वजह से रिएक्शन होने को नहीं देगी। अब मैं आपको बताता हूं क्या कुछ खास ऐसी कंडीशन है जब ये रिएक्शन हो सकती है सर। मैंने कहा ये बात तुमने अच्छी कही, ये बात अच्छी कही। क्या कुछ खास कारण है, कुछ खास जगहों पर ये रिएक्शन हो सकती है? मैं कहूंगा हाँ ये हो सकती है, ये हो सकती है कुछ खास कंडीशन, ये कुछ खास कंडीशन पर हो सकती है। एक्सक्यूज मी। यस सॉरी, बैक टू टॉपिक। क्या सर कुछ खास कंडीशन पे कुछ ले दे के मामला हो जाए सर? मैंने कहा यार ले दे के, हाँ चलो हर यहाँ पे तो करप्शन का जमाना है भाई साहब, ले दे के तो दुनिया में हर एक चीज मुमकिन है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं बड़े क्लियर शब्दों में, हेलो एरीन्स में अंडरगो SN रिएक्शन, दिखा सकता है, में अंडरगो दिखा सकता है इन सम स्पेशल कंडीशंस, कुछ खास कंडीशंस पर, कुछ खास कंडीशन। क्या है वो खास कंडीशन, जरा इन पे भी तो गौर करो, किन खास कंडीशन पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा देगा। इन सब स्पेशल कंडीशन when benzene has already deactivated group, when benzene has already deactivated group like NO2, जो बेंजीन को डीएक्टिवेट करे, बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा तो बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एक्टिवेट होगा। मतलब बेंजीन को डीएक्टिवेट करने का मतलब समझ लो बेंजीन को करीब कर रहा है, बेंजीन को करीब कर रहा है तो हमारा बॉन्ड जो लेस पोलर था, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लेस पोलर बॉन्ड था, लेस पोलर बॉन्ड वो ज्यादा पोलर हो जाएगा। आप खुद सोचो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझो। ये रहा बेंजीन, ये रहा X, मैंने अभी भी समझाया था एक्चुअली बॉन्ड ऊपर बहुत जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, बेंजीन बहुत प्लस ज्यादा होगा तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन sp2 कार्बन होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, तो ये भी बॉन्ड को खींचने में लगा हुआ है, वो भी बॉन्ड को खींच रहा है, ये भी खींचने में लगा हुआ है। हालांकि इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना हैलोजन है, फिर भी कुछ तो खींच रहा है यार, और पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से आने नहीं दे रहा। अब मैंने क्या कर दिया ना, मैंने पीछे से गेम खेली,
मैंने क्या करा, बेंजीन पे जानबूझ के एक मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं NO2, जो बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है, बेंजीन को खींचकर बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है। बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या कहा, व्हेन बेंजीन हैज ऑलरेडी डीएक्टिवेटेड ग्रुप लाइक NO2, ठीक है। और एक और बात लिख देता हूं, ग्रेटर द नंबर ऑफ सच डीएक्टिवेटेड ग्रुप like NO2, greater will be its reactivity towards SN। उनकी SN रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी और ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ले लिया है एक बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये रहा अपन का क्लोरोबेंजीन ले लिया, और मान लो इसके पैरा पोजीशन पर एक NO2 ग्रुप है, ठीक है। अब तुम OH माइनस डाल रहे हो, मतलब NaOH डाल रहे हो, तो मैं रिएक्शन क्या चाह रहा हूं, मैं रिएक्शन चाहता हूं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा दे। इसका मतलब ये वाला Na चला जाए Cl के साथ, जिसकी वजह से मुझे ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं ये बॉन्ड नहीं टूटने वाला था, परंतु जैसे ही मैंने इधर लगा दिया एक NO2 ग्रुप, ये बेंजीन को पॉजिटिव कर रहा है और उस बॉन्ड को तोड़ने में मेरी मदद कर रहा है, तो ये रिएक्शन होगी। बट जनरली रिएक्शन टेम्परेचर पे होती है, ज्यादा टेम्परेचर लाइक 443 केल्विन पे होती है, तो बॉन्ड टूट जाता है। आखिरकार संत आदमी भी रिएक्शन दिखाई देता है, और ये इस तरह की रिएक्शन होती है। पर यहीं पर मान लो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अगर यहाँ पर क्लोरीन है और मैंने NO2 ग्रुप 2 जगह लगा दिए हैं, इसका मतलब मैं बेंजीन को ज्यादा अमाउंट ऑफ डीएक्टिवेट कर पा रहा हूं। इस समय जब मैं NaOH डालूंगा बच्चों, बेंजीन का ये वाला बॉन्ड कंपैरेटिवली ज्यादा आसानी से टूटेगा, क्योंकि दो NO2 बेंजीन को डीएक्टिवेट करने में लगे हुए हैं, बेंजीन के बॉन्ड को खींचने में लगे हुए हैं, और ये रिएक्शन होगी मच लेस टेम्परेचर पर, 363 केल्विन। आप देख पा रहे हैं लगभग 80-90 केल्विन टेम्परेचर, 80-90 डिग्री सेल्सियस कम पे रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा सपोर्ट कर रहा है इस बॉन्ड को तोड़ने में, हमें ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ रहा। और वही कहानी में ट्विस्ट, अगर मान लीजिए Cl है और मैक्सिमम अवेलेबल आपके यूनिट्स क्या है, 3 ही हो सकते हैं, 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। याद करिए मेटा पोजीशन पर कोई भी अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस पे कोई चार्ज नहीं होता। आई रिपीट, अगर मेटा पर कोई ग्रुप लगा है तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मेटा पर कभी भी कॉन्जुगेशन का चार्ज अपीयर नहीं होता। मैंने कारण भी बता दिया। अब इसमें अगर मैं NaOH डाल दूं, NaOH डाल दूं, मुझे तो टेम्परेचर भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट थोड़ा सा वार्म कर दो, हल्का सा गर्म कर दो भाई, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट के नक्की हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मुझे बड़ा कम लोड लेना पड़ा। आप सोचो पहले 450 डिग्री, 450 केल्विन, फिर 300 350 केल्विन के आसपास, यहाँ पे तो सिर्फ हल्का फुल्का गर्म करा बात बन गई। इसका मतलब जैसे जैसे मैं ज्यादा ग्रुप्स ला रहा हूँ, ये रिएक्शन उतनी ही आसानी से हो रहा है। अगर मैं ये ग्रुप्स नहीं लूंगा, मतलब मैं अगर एक केस ऐसे भी बना दूं, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर NaOH है, तो भैया नो रिएक्शन होगी, तब तो ये मना कर देगा। नो मीन्स नो, नो इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट, सेंटेंस। ये रिएक्शन नहीं देगा, चाहे तुम इसे कितना टेम्परेचर दे दो, भैया मना हो गई तो मना हो गई। परंतु अगर बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, तो इसकी रिएक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा इसका, उतना ज्यादा क्या कहते हैं, उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी और उतने कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर लिख देता हूं, नो इम्पैक्ट ऑफ NO2 ग्रुप will be noticed at मेटा पोजीशन। उसका कारण भी लिख देता हूं, मेटा पोजीशन एज ड्यूरिंग रेजोनेंस के समय there will be no charge localization
occurs at मेटा पोजीशन पर कोई भी चार्ज लोकलाइजेशन नहीं होता। इस बात आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन पे आ जाते हैं। नॉर्मल रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्मल रिएक्शंस में रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन, मतलब हेलोएरीन की नॉर्मल रिएक्शंस अगर मैं बात करता हूं तो इसका 1 है विद मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है ये मेटल्स, मतलब जैसे Mg वगैरह, सिर्फ स्पेसिफिकली मैं Mg के साथ ही ट्रीट करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यही मेरे काम का है। सपोज करो इसको मैंने Mg के साथ ट्रीट करा एनहाइड्रस कंडीशन में, क्या किसी को याद आ रहा है किसकी बात हो रही है यहाँ पर? क्या बनने वाला है भाई साहब? दुनिया का सबसे जुगाड़ू आइटम बनने वाला है, Mg लग जाएगा बीच में। क्या कहलाता है ये? बहुत काम का है। आगे आगे देखो आप कितने चैप्टर्स में काम आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यस, तो मेटल के साथ भैया ये रिएक्शन हो जाती है डायरेक्ट। अगर मैं कहता हूं विद दूसरा Na सोडियम के साथ, तो ये भी आपको पता है इसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं। अगर यहाँ पर Br ले लिया और ऐसे 2 मोल्स ले लिए हम लोगों ने, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। 2 Na ले लो और ड्राई ईथर ले लो। यस, हम बात करते हैं फिटिग रिएक्शन की, जिसमें 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं और निकल जाते हैं 2 NaBr। इस रिएक्शन को फिटिग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसी में एक थर्ड है विद Na, एक और Na के साथ, इधर फिटिग है और इधर मैं बताऊंगा वुड्स फिटिग। मतलब जब दोनों ले लिए आप लोगों ने हेलोएरीन तो फिटिग है, पर अगर आपने मान लीजिए एक ले लिया हेलोएरीन और फिर 2 Na और एक ले लिया RBr हेलोएल्केन, ठीक है, अगर दोनों हेलोएरीन ले लिए बच्चों, दोनों हेलोएरीन ले लिए तो वो हुआ फिटिग। पर अगर एक हेलोएल्केन एक हेलोएरीन लिया तो ड्राई ईथर में ये हुआ वुड्स फिटिग। तो यहाँ पर भी रिएक्शन वही होगा, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और उसके साथ निकल जाएगा 2 NaBr। तो बेसिकली ये तीनों रिएक्शन मेटल के साथ हो गई हैं। अब हम लोग फोर्थ रिएक्शन कर रहे हैं, जो हमारा आखिरी होगा और सबसे बड़ा भाग होगा, वो होगा बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने पीछे भी हिंट दिया आप लोगों को। बेंजीन अगर कोई रिएक्शन दिखाना चाहता है बेंजीन अगर कोई रिएक्शन दिखाना चाहता है तो वो होती है बेंजीन के एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एरोमेटिक एससी, सीधे लिख देंगे एरोमेटिक एससी, मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कहाँ होगा? आइए बड़ा इंटरेस्टिंग देखते हैं। एक पहले दूसरी चीज बताता हूँ, फिर इस चीज पे आएंगे, ठीक है। पूरी दुनिया, मैं लास्ट स्लाइड पे जाना चाहता हूँ। एक बार ऐसी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ जो पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगी, ठीक है। ये मैं हर बार बोलता हूँ, आप लोग हर बार भूल जाते हैं। प्लीज यार इस बार देख लो ऐसे कि कभी दोबारा बोलना ना पड़े, और अगली बार मैं शुरू करूँ तो आप लोग मुझे बताएं। मैं ये चाहता हूँ वो दिन आ जाए। पूरी दुनिया बटी हुई है 2 भागों में, इसका मतलब बेंजीन पर 2 तरह के ग्रुप्स लग सकते हैं। एक बार तब जब बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए ग्रुप पर लोन पेयर हो, जैसे फिनॉल के केस में है। जैसे अगर बेंजीन पे NH2 जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। जैसे बेंजीन पर जैसे बेंजीन पर जुड़ा हुआ है यस, बैक टू टॉपिक। जैसे बेंजीन पे OH जुड़ा हुआ है, लोन पेयर है, NH2 जुड़ा हुआ है, लोन पेयर है। तो ये क्या होगा अगर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है? तो क्या होगा मैं बताता हूँ ना यार, क्या होगा। ये लोन पेयर बेंजीन पे आ जाएंगे। यस, ये लोन पेयर बेंजीन को देंगे, ये लोन पेयर बेंजीन को देंगे, ये बेंजीन को देंगे, जिससे बेंजीन को देने वाले कहलाएंगे प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट ये देंगे, बेंजीन को देने वाले। तो ये बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं, बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे, बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट्स बेंजीन। और आप जानते हैं बेंजीन पे चार्ज आएगा, बेंजीन को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर दे देंगे, लोन पेयर। तो कहां आएगा? या तो आएगा ऑर्थो पर
या तो पैरा पर या तो ऑर्थो पर। मेटा पे कोई चार्ज नहीं आता। किसने बोला? अभी बोला, मैंने बोला 5 मिनट पहले। तो इसका मतलब एक्टिवेट करेगा बेंजीन को कहां पर? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिव होता है वो इन पोजीशन पर अट्रैक्ट होगा और इन पोजीशन पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, मतलब इन पोजीशन पे अटैक रिएक्शन करेगा। तो 3 बातें, इफ एनी ग्रुप with lone pair helps directly with benzene ring, it will donate lone pair to benzene, वो benzene को donate करेगा and activates its O/para position, ऑर्थो पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करेगा बाय कंडक्टिंग। कैसे? बाय कंडक्टिंग प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट करके बेंजीन को एक्टिवेट कर देगा। इसके विपरीत क्या होगा? इसके विपरीत अगर मान लीजिए बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जैसे CHO, जैसे CHO है बेंजीन पर जुड़ा हुआ है, कार्बन, कार्बन के पास डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन के पास तो कभी लोन पेयर होता ही नहीं, जैसे COOH, जैसे NO2 नाइट्रोजन, जिनके पास लोन पेयर नहीं है, जैसे COR, इनके पास लोन पेयर नहीं है, ये लोन पेयर नहीं है तो ये बेंजीन को देंगे नहीं, उल्टा करेंगे, बेंजीन से लेंगे, ठीक है, नहीं देंगे तो उल्टा करेंगे, लेंगे, और इनको कहते हैं माइनस आर इफेक्ट, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है भाई। तो ये लेंगे, लेंगे तो ये तीनों पोजीशन को क्या कर देंगे? प्लस, गरीब कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। तो उस केस में एक इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशन से डरेगा, भाई इधर प्लस प्लस रिपल्शन, इधर प्लस प्लस रिपल्शन, इधर प्लस प्लस रिपल्शन, तो इन पोजीशन पे कभी नहीं जाएगा वो। तो उसके पास कौन सी पोजीशन बचती है? उसके पास बचती है मेटा पोजीशन। तो मैंने क्या लिखा है? इफ any group with no lone pair is directly held to benzene ring, क्या करेगा? It will deactivate benzene ring at O/P position by conducting, क्या कंडक्ट करके? माइनस आर इफेक्ट, hence known as meta directive group, hence known as ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। इसका मतलब भैया पूरी ऑर्गेनिक इस स्लाइड में है, पूरी ऑर्गेनिक के बेंजीन के सारे कंपाउंड इस स्लाइड में है। अगर मैं बात करता हूं ये मेरा सेकंड चैप्टर, ये मेरा ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर अमाइंस वाला, ये तीनों, ये सारे मेरे ऑर्गेनिक के 3rd एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर। बस नहीं है तो एक चीज नहीं है, बताओ क्या? हैलोजन, पहला चैप्टर इधर मिसिंग है। तो इधर पहला चैप्टर इसीलिए तो मिसिंग है क्योंकि पहला चैप्टर इधर बताऊंगा, वो तो बिग बॉस है यहाँ पर, उसी की तो बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर मैं क्लोरीन की बात बताता हूँ भैया, ये सबसे अनोखा है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ पहली चीज भैया, इसके अनोखेपन की पहली चीज कि इसके पास है 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर है। इसका मतलब ये बेंजीन को देने वाली पार्टी बन रही है, मतलब ये करेगा प्लस आर इफेक्ट। क्यों? क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर देगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका दूसरा पार्ट, अब मैं इसका दूसरा पार्ट बताता हूं। दूसरा पार्ट ये है, कहानी में ट्विस्ट यहां पे आता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, विड्रॉ करता है, खींचता है बेंजीन से, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो बेंजीन को डीएक्टिवेट भी करता है। तो प्लस आर इफेक्ट कर कर एक्टिवेट करता है और माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कर कर डीएक्टिवेट करता है। दोनों काम कर रहा है, मतलब ये लोन पेयर है तो दे रहा है बेंजीन को, बेंजीन एक्टिवेट हो रहा है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, वहीं पर क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक है तो खींच भी रहा है। दे कैसे सकता भैया, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर नोन फॉर
गेनिंग बॉन्ड पेयर, खींच भी रहा है, माइनस आई इफेक्ट भी कर रहा है, वहां से बेंजीन को डीएक्टिवेट भी कर रहा है। तो बेंजीन एक्टिवेट हो बेंजीन डीएक्टिवेट हो, ये तो भारी कंफ्यूजन हो गया यार, क्या करें। हम देखते हैं फिर डोमिनेट कौन करता है, जीतता कौन है दोनों में से, जीतता है रेजोनेंस। ठीक है, जब भी रेजोनेंस मुठभेड़ करता है इंडक्टिव के साथ, जीतता रेजोनेंस है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, जीतता रेजोनेंस है, मतलब फाइनली बेंजीन पर एक्टिवेशन होता है और बेंजीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप कहलाता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं भैया, मैं लिख रहा हूं ऑल्दो क्लोरीन इज EWG, मतलब इलेक्ट्रॉन withdrawing group slash electronegative group, so it conducts minus I effect and deactivates the benzene ring at O/P position. But there's a big but here, but due to its lone pair, it also conducts more significant plus R effect as the orientation is decided by resonance effect. Hence इसीलिए net, जीतता कौन है, net activation occurs at O/P position and chlorobenzene is considered as orthopara डायरेक्टिव ग्रुप। भैया ये है आज का डबल स्टार टॉपिक, दोबारा से फटाफट से समझ लीजिए। हमने क्या देखा है, बेंजीन पर दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक बेंजीन को देने वाले, एक बेंजीन से लेने वाले। बेंजीन को अगर देगा तो बेंजीन एक्टिवेट हो जाएगा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप कहलाएगा। बेंजीन से कोई लेगा तो बेंजीन डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप कहलाएगा। परंतु यहाँ पर क्लोरीन तो यार दोनों चीजें करने में लगा हुआ है। क्लोरीन के पास लोन पेयर दे भी रहा है, एक्टिवेशन कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ले भी रहा है, डीएक्टिवेट भी कर रहा है। तो फाइनल क्या होने वाला है यार, तो फाइनल एक्टिवेशन होने वाला है, क्योंकि मैंने देख लिया ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है रेजोनेंस। तो जीत रेजोनेंस की हुई, जीत प्लस आर इफेक्ट की हुई, और अगर प्लस आर इफेक्ट की जीत हुई तो इसका मतलब बेंजीन फाइनली एक्टिवेट हुआ। अगर बेंजीन एक्टिवेट हुआ तो ऑर्थोपैरा पोजीशन पर रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के बावजूद ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। तो रिएक्शन जो भी होगी ना क्लोरीन की, वो कहां पर होगी भैया, वो होगी ऑर्थोपैरा पोजीशन पर। तो इसका मतलब ये बेंजीन की रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूं, और जब भी मैं बेंजीन की रिएक्शन करूं आप कहेंगे वही 5 रिएक्शन है। पहली होती है हैलोजीनेशन, मतलब हैलोजन का लगना। अगर मैं इसमें Cl2 डालूं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, अभी मैंने बात करी FeCl3 मतलब डायरेक्ट एक्सेस टू बेंजीन रिंग है ना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर, डायरेक्ट एक्सेस टू बेंजीन रिंग। इसका मतलब एक क्लोरीन ऑलरेडी लगा हुआ है, दूसरा क्लोरीन कहां पे आएगा, ऑर्थो पर आएगा, और कहां आएगा, पैरा पर आएगा। क्यों, मैंने बता दिया, क्योंकि क्लोरोबेंजीन एक ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। दूसरी रिएक्शन क्या होने वाली है भाई साहब, नाइट्रेशन होने वाली है, नाइट्रो ग्रुप लगने वाला है। HNO3 in the presence of H2SO4, तो कहां लग जाएगा वो ग्रुप, वो ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो पर, और कहां लगेगा, पैरा पर लग जाएगा। इस बात का ध्यान करेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर डालेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब है H2SO4 का डालना। H2SO4 का डालने का मतलब है SO3H सल्फोनाइल ग्रुप या तो ऑर्थो पे लग जाएगा
या तो पैरा पर लग जाएगा, या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो पैरा पर लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। फोर्थ रिएक्शन क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इस एल्काइलेशन का मतलब है CH3Cl का डालना इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। CH3Cl का डालना इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, Cl एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो लगेगा पैरा पर, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है फिफ्थ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, मतलब CH3COCl डालना इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। हर बार यही रिएक्शन घूम फिर कर 5 आती है, COCH3 ग्रुप लग जाएगा बेंजीन के ऑर्थो पर और बेंजीन के पैरा पोजीशन पर। और इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ टुडे। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा, बहुत रैपिड हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया हेलोएरिन का वन शॉट। सो दिस इज इट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक